मेरा सिर्फ एक मिशन था, फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करना और किसी भी हाल में उसकी शादी ओरिजिनल मेल लीड से करवाना। मैं बिल्कुल एक टोटल सिंप की तरह उन दोनों के बीच के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करता रहा। लेकिन उनकी शादी से एक दिन पहले ही फीमेल लीड ल्यू रुआन ने मुझे दीवार के साथ कॉर्नर कर दिया। उसने मेरे सामने एक सुनसान आइलैंड की प्रॉपर्टी फाइल दिखाई और बोली, जब भी तुम मुझे किसी और के पास धकेलने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें उस आइलैंड पर 1 साल के लिए बंद कर दूंगी। मुबारक हो, तुम्हें लाइफ टाइम की सजा मिल चुकी है। डिंग! अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। सिस्टम का पैनल मेरे सामने खुल गया। उस पर एक चमकता हुआ मिशन लिखा था। मिशन, ल्यू रुआन और गू चैन की शादी करवाओ। करंट प्रोग्रेस 99%। टाइम लेफ्ट 99 डेज। फाइनल मिशन कंप्लीट होते ही होस्ट अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस जा सकता है। बस 99 दिन, सिर्फ 99 दिन और फिर मैं इस नर्क जैसी दुनिया से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। मैंने सिस्टम पैनल बंद किया और गहरी सांस ली। हवा भी आज अलग ही लग रही थी, बिल्कुल पैसे की खुशबू जैसी। मैं एक लग्जरी ब्राइडल बुटीक में खड़ा था। हर तरफ बड़े बड़े मिरर्स थे और ब्राइट लाइट्स पूरी जगह को चमका रही थीं। ल्यू रुआन अंदर वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। मेरा नाम शैनियान है। मैं काफी पहले इस नॉवेल की दुनिया में आ गया था। मेरा मिशन बहुत सिंपल था। फीमेल लीड ल्यू रुआन की शादी सक्सेसफुली मेल लीड गू चेन से करवानी है और दोनों को हमेशा खुशी से साथ रहने देना है। मैं बस एक साइड कैरेक्टर हूं, एक ऐसा बंदा जो सिर्फ दूसरों के लिए रास्ता साफ करता है, एक कैनन फॉडर जो हर प्रॉब्लम खुद हैंडल करता है ताकि हीरो और हीरोइन की लव स्टोरी सक्सेसफुल हो सके। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। मैं ल्यू रुआन के साथ उसकी मेन वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने आया था। गूचैन ऑफिस के काम में बिजी था, इसलिए वो आ नहीं सका। मेरे लिए ये परफेक्ट चांस था। आज मैं सिस्टम से और फेवरेबिलिटी पॉइंट्स कमा सकता था। स्विश! ट्रायल रूम का पर्दा खुला। मैंने ऊपर देखा और एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। ल्यू रुआन वही वेडिंग ड्रेस पहने हुई थी जो मैंने उसके लिए चूज की थी। सफेद वेडिंग ड्रेस उस पर इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे वो उसके लिए ही बनी हो। ब्राइट लाइट्स की वजह से वो और भी ज्यादा चमक रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस वो सीधा मुझे देख रही थी। कैसी लग रही हूं? उसकी आवाज बिल्कुल सीधी और शांत थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो खुश थी या नाराज। मैं तुरंत खड़ा हुआ और सबसे सिंसियर स्माइल देकर बोला, परफेक्ट रुआन, ये ड्रेस तो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बनी है। गू चैन तुम्हें देखकर अपनी नजर ही नहीं हटा पाएगा। उसकी तारीफ करते हुए मैंने दिमाग में सिस्टम को चिल्लाया, सिस्टम, प्रोग्रेस अपडेट करो। इतनी बटरिंग करने के बाद तो पॉइंट्स मिलने चाहिए ना। लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ये बेकार सिस्टम दिन ब दिन और यूजलेस होता जा रहा है। ल्यू रुआन ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से मुड़कर सामने लगे बड़े मिरर के पास खड़ी हो गई। मैं उसके रिफ्लेक्शन को देख रहा था और मिरर के अंदर से वो भी मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उनका कोई एंड ही ना हो। मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। कुछ तो गलत था। स्क्रिप्ट के हिसाब से इस वक्त उसके चेहरे पर शर्मीली सी स्माइल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सच? आखिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी उंगलियां धीरे से उसकी वेस्ट पर लगी लेस को टच कर रही थीं। तुम्हें लगता है गू चैन को यह ड्रेस पसंद आएगी? बिल्कुल, मैंने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया। अगर उसे ये ड्रेस पसंद नहीं आई तो मतलब उसकी आंखें ही खराब हैं। सबसे पहले मैं ही उसकी क्लास लगाऊंगा। मुझे अपना लॉयल सिंप वाला रोल पूरी तरह निभाना था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, या शायद मुझे सिर्फ लगा। बस तुम्हें ये ड्रेस अच्छी लगनी चाहिए। उसकी ये बात और भी अजीब लगी। मतलब क्या बस मुझे अच्छी लगनी चाहिए? शादी तो गू चैन से हो रही है। मैं कुछ और बोलने ही वाला था, तभी एक तेज और थोड़ी चुभने वाली आवाज सुनाई दी, रुआन, तुम तो बिल्कुल कमाल लग रही हो। तभी लिन वेवे स्टाइल से चलते हुए आई और सीधा ल्यू रुआन का हाथ पकड़ लिया। वो ल्यू रुआन की बेस्ट फ्रेंड थी, बिल्कुल ड्रामा क्वीन, हमेशा जोर जोर से बोलती थी और स्टोरी में प्लॉट को आगे बढ़ाने का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थी। हमारी रुआन किसी गू चैन जैसे लड़के से कहीं ज्यादा बेटर है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, शैनियन, तुम भी यही सोचते हो ना? मैंने तुरंत सर हिला दिया। हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट गू ने शायद पिछले 8 जन्मों में बहुत पुण्य किया होगा, तभी उन्हें रुआन मिली। लिन वेवेई ने आंखें घुमाईं। तुम्हें देखो जरा,
पूरे दिन इन दोनों के पीछे घूमते रहते हो। रुयान की वेडिंग ड्रेस की तुम्हें गू चैन से भी ज्यादा टेंशन है। जो तुम्हें जानते हैं उन्हें पता है कि तुम बचपन के दोस्त हो, लेकिन जो नहीं जानते वो तो यही समझेंगे कि दूल्हा तुम हो। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। ये साइड कैरेक्टर बिल्कुल भी सोच समझकर नहीं बोलती थी। कभी कभी तो सच ही मुंह से निकल देती थी। मेरा मतलब फालतू बातें करती थी। वेवई, मैंने सीरियस फेस बनाया, ऐसी बातें मत बोला करो। मैं बस प्रेसिडेंट गू के लिए खुश हूं। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मैं बस उनके लिए खुश हूं। लियू रुयान ने हमारी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो अब भी मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन ही देख रही थी। फिर उसने अचानक पूछा, शैनयान, अगर तुम होते तो क्या तुम इस ड्रेस पहनी हुई लड़की से प्यार कर बैठते? पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। लिन वेवई का मुंह खुला का खुला रह गया। कभी वो लियू रुयान को देखती, कभी मुझे। मेरे सर की स्किन तक सुन्न हो गई। ये सवाल सीधा मौत का ट्रैप था। रुयान, मेरी आवाज भी हिल गई। ये कैसा मजाक है? ये ड्रेस तो गू चैन के लिए है। मेरी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं, बस गू चैन को पसंद आनी चाहिए। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। मिशन अब फिनिश लाइन पर था। प्लीज, अभी इस वक्त फीमेल लीड का दिल मत बदलो। लियू रुयान कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अच्छा, मैं चेंज करके आती हूं। वो फिर से फिटिंग रूम के अंदर चली गई। पर्दा दोबारा बंद हो गया। मैंने जोर की सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई जंग जीत कर आया हूं। लिन वेवई ने मेरी कोहनी में हल्का सा धक्का दिया। धीरे से बोली, शैनयान, तुम्हें नहीं लगता रुयान आजकल थोड़ी अजीब बिहेव कर रही है? मैंने घबरा कर पूछा, अजीब कैसे? पता नहीं, लिन वेवई ने होंठ सिकोड़े। बस लगता है उसे गू चैन में पहले जैसा इंटरेस्ट ही नहीं रहा। पिछली बार गू चैन ने उसे इतना महंगा नेकलेस गिफ्ट किया था और उसने सिर्फ एक सिंपल सा थैंक यू बोला। बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन जब तुम्हें फीवर हुआ था और तुम 3 दिन तक ऑफिस नहीं आए थे, तब उसने मुझे दिन में 8 बार पूछा था कि तुम कैसे हो। मेरा दिल फिर गले तक आ गया। मैंने जल्दी से कहा, अरे रुयान बस अच्छी इंसान है, वो अपने दोस्तों की केयर करती है, तुम ज्यादा सोच रही हो। लिन वेवेई हंस पड़ी। प्लीज। वो थोड़ा और पास आई। उसके परफ्यूम की स्मेल इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे छींक आने वाली थी। फिर वो धीरे से बोली, एक बात याद रखना, लड़कियों को लड़कियां सबसे अच्छे से समझ आती हैं। रुयान जिस तरह तुम्हें देखती है वैसे गू चैन को बिल्कुल नहीं देखती। मैंने पूछा, क्या मतलब? लिन वेवेई मुस्कुराई। गू चैन को वो बस रिस्पेक्ट के साथ देखती है, लेकिन तुम्हें? वो जानबूझकर बीच में रुक गई, फिर शैतानी स्माइल से बोली, जैसे अपनी प्लेट का खाना, जिसे वो किसी और को छूने भी नहीं देना चाहती। मैं तो लगभग कुर्सी से उछल गया। लिन वेवेई, अगर तुमने और बकवास की ना। वो तुरंत बोली, अच्छा, तो मैं गू चैन को बता दूंगी कि पिछले महीने क्लब में तुमने एक पूरी लाइन मेल मॉडल्स की बुक की थी। मैं तुरंत घबरा गया। बिल्कुल मत बताना। हमारी नोकझोंक चल ही रही थी कि तभी लियू रुयान नॉर्मल कपड़ों में बाहर आ गई। उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं, सीधा स्टाफ से बोली, ये वाली ड्रेस पैक कर दीजिए। ये सुनकर मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट हो गई। स्टोरी फिर से सही डायरेक्शन में चल पड़ी। उसी शाम हम तीनों गू चैन के साथ डिनर के लिए गए। शादी से पहले की एक छोटी सी गैदरिंग थी। रेस्टोरेंट बहुत ही लग्जूरियस था। हल्का सा म्यूजिक चल रहा था। पूरा एटमॉस्फेयर बहुत क्लासी लग रहा था। गू चैन सूट पहने हुए बहुत हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल एक परफेक्ट जेंटलमैन। उसने पहले लियू रुयान के लिए चेयर खींची, फिर उसके लिए स्टेक भी कट किया। हर काम इतनी परफेक्शन से कर रहा था कि एक भी कमी नहीं थी। बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाला परफेक्ट मेल लीड। मैं उन दोनों के सामने बैठा था और पूरी कोशिश कर रहा था कि अच्छा थर्ड व्हील बनूं। मैं बार बार गू चैन की तारीफ करता रहा। प्रेसिडेंट गू, ये नई टाई है, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। सुना है आपने एक और बड़ा प्रोजेक्ट जीत लिया, सच में कमाल है। रुयान, देखो ना, प्रेसिडेंट गू को याद है कि तुम धनिया नहीं खाती। मैं इतना बोलता रहा कि मेरा गला ही सूख गया, लेकिन लियू रुयान ने बहुत कम खाया। ज्यादा वक्त वो चुपचाप बैठी रही, कभी कभी सिर्फ मेरी तरफ देख लेती। उसकी वो नज़र बिल्कुल ब्राइडल बुटीक वाली नज़र जैसी थी, इतनी गहरी कि मेरा दिल फिर से घबरा जाता। थोड़ी देर बाद गू चैन वॉशरूम चला गया। टेबल पर सिर्फ मैं और लियू रुयान बचे। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मैंने बात शुरू करने की कोशिश की। रुयान, शादी के बाद क्या प्लान है? गू चैन कह रहा था कि वो तुम्हें वर्ल्ड टूर पर ले जाएगा।
ल्यू रुयान ने धीरे से अपना नाइफ और फोक टेबल पर रख दिया, फिर सीधा मेरी तरफ देखने लगी। शेनयान, मेरी और गूचेन की शादी के बाद तुम क्या करोगे? लो, ये आ गया सबसे डेंजरस सवाल। लेकिन इसका जवाब मैंने पहले से तैयार रखा था। मैंने नॉर्मल स्माइल के साथ कहा, मैं शायद थोड़ा ट्रैवल करूंगा, आराम से घूमूंगा, एंजॉय करूंगा। जब तुम दोनों हनीमून एंजॉय कर रहे होगे तब मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। और टेंशन मत लेना, मैं कभी तुम दोनों के बीच थर्ड व्हील नहीं बनूंगा। मुझे उससे यकीन दिलाना था कि मिशन कंप्लीट होते ही मैं खुद ही उसकी लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। मैं कभी भी उन दोनों के बीच नहीं आऊंगा। मेरी बात सुनते ही ल्यू रुयान की आंखें धीरे धीरे और ठंडी होती गई। उसने एक भी शब्द नहीं बोला। जब तक गूचेन वॉशरूम से वापस नहीं आ गया वो बिल्कुल चुप रही। आखिर डिनर खत्म हो गया। गूचेन को एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए जल्दी निकलना था, इसलिए उसने मुझसे कहा, शेनयान प्लीज रुयान को घर छोड़ देना। मैं कार चला रहा था। ल्यू रुयान पैसेंजर सीट पर बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। पूरे रास्ते कार के अंदर अजीब सी खामोशी थी। मैं चुपके से अपने दिमाग में सिस्टम पैनल देखने लगा। प्रोग्रेस अब भी 99% पर ही थी। सब ठीक लग रहा था। तो फिर प्रॉब्लम आखिर है कहाँ? उसके अपार्टमेंट के नीचे पहुंचकर मैंने कार रोक दी। रुयान घर आ गया, लेकिन वो हिली तक नहीं। मैंने सीट बेल्ट खोली और उसकी तरफ झुककर पूछा, क्या हुआ, थक गई हो? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, आधा चेहरा रोशनी में और आधा अंधेरे में। फिर उसने धीरे से मेरा नाम लिया, शेनयान। हाँ। उसने एक एक शब्द बहुत धीरे और साफ बोला। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन हर शब्द सीधे मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगा। इन अगले 99 दिनों में एक भी गलत कदम मत उठाना। ये कहकर उसने कार का डोर खोला और बिना पीछे देखे चली गई। मैं कार में अकेला बैठा रह गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने अभी क्या कहा? 99 दिन? उसे 99 दिन के बारे में कैसे पता? सिस्टम का मिशन मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट था। इस दुनिया में किसी और को इसके बारे में पता ही नहीं होना चाहिए। मैं घबराकर तुरंत सिस्टम को बुलाने लगा। सिस्टम, एनॉमली डिटेक्ट करो। टारगेट कैरेक्टर को काउंटडाउन कैसे पता चल गया? ये सब क्या हो रहा है? अचानक सिस्टम स्क्रीन जोर जोर से ब्लिंक करने लगी। उस पर अजीब अजीब कोड दिखने लगे। कुछ सेकंड बाद सब नॉर्मल हो गया। सिस्टम ने जवाब दिया, वार्निंग, सिग्नल इंटरफेरेंस, कोई एनॉमली डिटेक्ट नहीं हुई। होस्ट, कृपया मिशन पर ध्यान दीजिए। कोई एनॉमली नहीं? मैं दिमाग में ही जोर से चिल्लाया। उसने अभी एग्जैक्ट 99 दिन बोला है। लेकिन सिस्टम फिर से चुप हो गया, जैसे पूरी तरह क्रैश हो चुका हो। मेरे पैरों से लेकर सिर तक ठंडी लहर दौड़ गई। ये सिस्टम बिल्कुल बेकार है और ल्यू रुयान बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही। मेरा 99 दिन का मिशन अब 99 दिन का सर्वाइवल मिशन बन गया था। मैं किसी तरह घर पहुंचा। उस रात मेरी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं आई। सपने में बार बार वही ब्राइडल शॉप दिख रही थी। मिरर के अंदर से ल्यू रुयान मुझे घूर रही थी और उसकी वो ठंडी वार्निंग मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी, 99 दिनों में एक भी गलत कदम मत उठाना। अगली सुबह मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। मैं सीधा गूचैन के ऑफिस पहुंच गया। मुझे कंफर्म करना था कहीं उसकी साइड पर भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अगर ल्यू रुयान बदल गई है तो कम से कम गूचैन को तो नॉर्मल रहना ही होगा। गूचैन अपने बड़े और ब्राइट ऑफिस में फाइल्स देख रहा था। मुझे देखते ही उसने हल्की सी स्माइल दी। शेनयान, आज इतनी सुबह, सब ठीक है? मैंने जबरदस्ती स्माइल की। कुछ खास नहीं प्रेसिडेंट गू, बस सोचा पूछ लूं कि शादी की तैयारी में मेरी और कोई हेल्प चाहिए तो बता दीजिए। गूचैन मुस्कुराया। तुम बहुत अच्छे हो। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। रुयान की साइड से तुम पहले ही बहुत हेल्प कर चुके हो। वेडिंग ड्रेस भी सिलेक्ट हो गई है, वेन्यू भी ऑलमोस्ट रेडी है, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है। ये सुनते ही मैंने हल्की सी राहत की सांस ली। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने थोड़ी देर सोचकर पूछा, वैसे रुयान कैसी है? आजकल उसका मूड कैसा रहता है? गूचेन ने फाइल टेबल पर रख दी और हल्की सी भवें से कोड़ ली। अब जब तुमने पूछा तो हाँ, वो आजकल थोड़ी अजीब लग रही है। मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। अजीब कैसे? गूचेन ने कहा, कल ड्रेस फिटिंग के बाद मैंने उससे हनीमून के प्लान्स के बारे में बात करने के लिए कॉल किया था, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं था।
2-4 बातें करके उसने बोल दिया कि वो थक गई है और फोन काट दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। शेनयान, तुम उसके सबसे करीबी दोस्त हो। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? कहीं उसे शादी से पहले वाली नर्वसनेस तो नहीं हो रही? शादी से पहले वाली नर्वसनेस, बस मुझे एक नॉर्मल रीजन मिल गया। मैं तुरंत उस बात को पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल यही बात है, मैंने जल्दी से कहा। लड़कियों के लिए शादी लाइफ में सिर्फ एक बार होती है, इसलिए थोड़ा नर्वस होना बिल्कुल नॉर्मल है। प्रेसिडेंट गू, आप बस उसका और ज्यादा ख्याल रखिए, उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कीजिए। गू चेन ने सर हिला दिया। मैं समझ गया, अब से मैं उसका और भी ज्यादा ध्यान रखूंगा। गू चेन के ऑफिस से निकलते वक्त मुझे थोड़ी राहत मिली। लगता है प्रॉब्लम सिर्फ लियू रोयान की तरफ है। शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। हो सकता है वो सिर्फ शादी के प्रेशर में हो, और कल उसने जो 99 डेज वाली बात बोली वो सिर्फ एक अजीब सा कोइंसिडेंस हो। नहीं, मैं इतनी आसानी से केयरलेस नहीं हो सकता। मुझे एक बार और लियू रोयान को टेस्ट करना होगा। मैंने उसे लंच के लिए इनवाइट किया। उसने बिना मना किए हाँ कर दी। रेस्टोरेंट उसने खुद चूज किया, एक जापानीज रेस्टोरेंट, जहां एक बिल्कुल प्राइवेट और शांत रूम था। थोड़ी देर बाद वो आ गई। उसने सिंपल वाइट शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर आज भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने मेन्यू उसकी तरफ बढ़ाया। चलो ऑर्डर करते हैं। रोयान, जो खाना हो ऑर्डर कर लो। वैसे तुम आजकल बहुत काम कर रही हो, क्या तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो? उसने मेन्यू को हाथ भी नहीं लगाया, बस सीधा मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम मेरी फिक्र करते हो? मेरी आवाज फिर से हल्की सी हिल गई। ऑफ कोर्स, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। उसने धीरे से दोहराया, बेस्ट फ्रेंड? उसकी आवाज बिल्कुल सीधी थी, जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही हो। फिर उसने पूछा, शेनयान, अगर एक दिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमसे किसी बहुत बड़ी चीज की कुर्बानी मांगे तो क्या तुम दोगी? लो, फिर से एक और डेंजरस सवाल। मैंने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, रोयान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। आग में कूदना पड़े या पानी में, बस एक बार बोलना। उसने शांत आवाज में पूछा, अगर घर छोड़ना पड़े तब भी? उसने आराम से सशिमी का एक पीस उठाया, उसे सोया सॉस में डिप किया। हर मूवमेंट बहुत ग्रेसफुल थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी सिर्फ मुझे देख रही थीं। मेरे हाथ से चॉपस्टिक्स लगभग गिर ही जाती। मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। घर? वो किस घर की बात कर रही थी? इस दुनिया वाले घर की या मेरी असली दुनिया की? मैंने खुद को संभाला और जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। रोयान, कैसी बातें कर रही हो? मेरा घर तो इसी शहर में है। मेरे पेरेंट्स तो खुश होंगे अगर मैं रोज घर रहूं। मैं घर क्यों छोड़ूंगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मुझे देखती रही। उसकी नजर ऐसी लग रही थी जैसे वो मेरी हर एक्टिंग और हर झूठ को काट कर देख रही हो। प्राइवेट रूम में सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज आ रही थी। मैं और ज्यादा ये खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने टॉपिक बदल दिया। वैसे आज गूचेन कह रहा था कि तुम्हें शादी से पहले वाली नर्वसनेस हो रही है। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करूं। देखा, वो तुम्हारी कितनी केयर करता है। लियू रोयान के होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। पता नहीं वो स्माइल थी या खुद पर हंस रही थी। फिर वो धीरे से बोली, एक्सक्यूजेस बनाना उसे अच्छी तरह आता है। उसने चॉपस्टिक्स रख दी, नैपकिन से अपना मुंह साफ किया और सीधी खड़ी हो गई। मेरा पेट भर गया। मुझे दोपहर में कुछ काम है, मैं चलती हूं। फिर वही हुआ, हर बार की तरह। एक अजीब सी बात बोलकर वो बिना कुछ समझाए चली गई। मैं बस उसे जाते हुए देखता रह गया। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। लियू रोयान हर बात में मेरे सीक्रेट की तरफ इशारा कर रही है, और हर सवाल सीधा मेरी असली पहचान पर आकर रुकता है। ये मिशन अब लगभग इम्पॉसिबल लगने लगा था। उसी दोपहर में घर पर सोफा पर बैठा था, बस खोया हुआ। हर बात को लेकर डर लग रहा था। तभी मेरा फोन बजा। कॉल लिन विवेक का था। शेनयान, बाहर आओ, ड्रिंक पे चलते हैं। उसकी आवाज बहुत एक्साइटेड लग रही थी। मैंने थके हुए अंदाज में कहा, मूड नहीं है। मैं सोफा पर ही फैला हुआ था। लिन विवेई बोली, ऐसे मत कर, मेरे पास बहुत बड़ी गॉसिप है। फिर उसने धीरे से कहा, ये रोयान के बारे में है। जैसे ही मैंने लियू रोयान का नाम सुना, मैं तुरंत सोफे से उठ खड़ा हो गया। ठीक है, मैं अभी आता हूं। बार के अंदर हल्की रोशनी थी, म्यूजिक बहुत लाउड चल रहा था। लिन विवेई पहले से ही वहां बैठी थी। उसके सामने कॉकटेल रखा हुआ था। मैं जल्दी से उसके सामने जाकर बैठ गया। मैं तुरंत पूछ बैठा, क्या बात है?
कौन सी गॉसिप? लिन वेइवेई मेरे पास झुककर धीरे से बोली, कल मैं रुयान के साथ स्पा गई थी। गैस करो मैंने उसे फोन पर क्या बोलते सुना? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या बोल रही थी? लिन वेइवेई ने धीरे से कहा, वो किसी फॉरेन लॉयर से बात कर रही थी। वो पूछ रही थी कि प्रॉपर्टी के पेपर्स क्लियर हुए या नहीं और सारे डॉक्यूमेंट्स कब फाइनल होंगे। साथ ही बार बार बोल रही थी कि ये सब बिल्कुल सीक्रेट रहना चाहिए। लिन वेइवेई ने आंख मारी और मैंने एक और वर्ड सुना था, आइलैंड। कुछ आइलैंड के बारे में बात हो रही थी। आइलैंड? मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। ब्राइडल शॉप में जो आइलैंड वाली बात उसने कही थी, सब कुछ अचानक याद आ गया। मैंने घबरा कर पूछा, तुम्हें पक्का याद है? कहीं तुमने गलत तो नहीं सुना? मेरी आवाज कांप रही थी। लिन वेइवेई ने अपनी चेस्ट पर हाथ मारा। 1000% श्योर हूं। और फोन रखने के बाद रुयान का मूड भी बहुत अच्छा था। वो तो गाना भी गुनगुना रही थी। फिर वो हंसकर बोली, तुम्हें क्या लगता है कहीं रुयान और गुचेन अपना प्राइवेट आइलैंड तो नहीं खरीद रहे? कितना रोमांटिक होगा ना? रोमांटिक? मुझे सिर्फ डर महसूस हो रहा था। प्रॉपर्टी पेपर्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, एक आइलैंड, ये सब बातें जोड़कर सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी। लियू रुयान शादी की तैयारी नहीं कर रही थी, वो मेरे लिए एक कैद खाना तैयार कर रही थी। लिन वेइवेई ने मेरी तरफ देखा। शनियान, तुम इतने सफेद क्यों पड़ गए? शौक लग गया या गुचेन से जल रहे हो? मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वेइवेई, और क्या सुना था? वो लॉयर किस कंट्री का था? आइलैंड कहाँ है? लिन वेइवेई घबरा गई। अरे तुम्हें क्या हो गया? मुझे कैसे पता होगा? उसने बस थोड़ी देर ही फोन पर बात की थी। फिर वो रुककर बोली, हाँ एक बात और। मैंने बेचैन होकर पूछा, क्या? लिन वेइवेई बोली, फोन रखने से पहले उसने एक लाइन कही थी, टाइम बहुत कम है, सब कुछ 99 दिनों के अंदर फाइनल हो जाना चाहिए। 99 दिन। उसके बाद लिन वेइवेई क्या बोलती रही मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। 99 दिन, आइलैंड, लॉयर, सीक्रेट पेपर्स, लियू रुयान की वो अजीब नजर और सिस्टम का बार बार ग्लिच होना, सारी बातें एक साथ मेरे दिमाग में फट पड़ीं। तब मुझे एक सच समझ आया, मैं कोई मिशन कंप्लीट नहीं कर रहा था। मैं तो पहले से ही लियू रुयान के बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। उसे बहुत पहले ही मेरी सारी लिमिट्स का पता चल गया था। वो बस मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग कर रही थी और मैं सबसे बड़ा बेवकूफ। मैं खुद ही उसकी शादी उसके ओरिजिनल मेल लीड से करवाने में लगा हुआ था। उसने जो लाइफ टाइम पनिशमेंट की बात कही थी, वो उस दिन शुरू नहीं हुई थी। वो तो उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन मैं इस दुनिया में आया था। मैंने डर के मारे सिस्टम पैनल खोला। लाल रंग के नंबर्स चमक रहे थे। टाइम रिमेनिंग 98 डेज, 15 आवर्स, 37 सेकेंड्स। हर सेकंड के साथ काउंटडाउन कम हो रहा था और मैं बिल्कुल उस कैदी की तरह था जिसे मौत की सजा मिल चुकी हो, लेकिन भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगले कुछ दिन मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। मैं हर वक्त डरा हुआ रहता था। हर इंसान मुझे लियू रुयान का आदमी लगता था। डिलीवरी बॉय अगर 2 सेकंड ज्यादा देख लेता तो मुझे लगता वो मेरी लोकेशन ट्रैक कर रहा है। मोहल्ले की आंटीज अगर नीचे खड़े होकर बात करती तो लगता वो प्लान बना रही हैं कि मुझे किडनैप करके आइलैंड भेज दिया जाए। सिस्टम भी आधा खराब हो चुका था। 10 सवालों में से मुश्किल से एक का जवाब देता और वो लाल काउंटडाउन रोज मेरी गर्दन पर कसने वाली फांसी की रस्सी जैसा लगता था। मैं बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे लियू रुयान को टेस्ट करना होगा। मुझे पता लगाना होगा कि उसे मेरे बारे में कितना पता है। मौका जल्दी ही मिल गया। गुचेन ने बैचलर पार्टी रखी। नाम उसका सेलिब्रेशन था, लेकिन असल में बस दोस्तों की छोटी सी पार्टी थी। पार्टी एक लग्जरी केटीवी क्लब के प्राइवेट रूम में रखी गई थी। जब मैं वहां पहुंचा तब तक माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। सब लोग गुचेन को ड्रिंक पिलाने में लगे हुए थे। लिन वेइवेई माइक पकड़कर जोर जोर से गाना गा रही थी। रूम में तेज लाइट्स चमक रही थी। म्यूजिक इतना लाउड था कि कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन रुयान एक कोने वाले सोफा पर अकेले बैठी थी। आराम से जूस पी रही थी, जैसे उसके आसपास का शोर उस तक पहुंच ही नहीं रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और उसके पास जाकर बैठ गया। रुयान, तुम भी आ गई? मैंने नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश की। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी ठंडी नजर फिर से मेरे चेहरे पर टिक गई। हाँ, गुचेन ने कहा, यह सिंगल लाइफ की लास्ट पार्टी है। उसके मुंह से लास्ट पार्टी सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। मैंने जबरदस्ती हंसकर कहा, हाँ, सिंगल लाइफ को गुड बाय बोलना भी तो जरूरी है। मैंने बियर की बोतल उठाई और एक सांस में कई घूंट पी गया।
थोड़ी हिम्मत चाहिए थी। तभी लिन वेवई गाना खत्म करके हमारे पास आ गई। उसने मेरे हाथ से बियर की बोतल छीन ली और हंसी के साथ बोली, शनियान, अकेले अकेले पीना बोरिंग है, चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। ये सुनते ही मेरे सर की स्किन फिर से सुन्न हो गई। मेरे लिए इस वक्त ट्रूथ और डेयर कोई गेम नहीं था, ये सीधा टॉर्चर बन चुका था। मैं मना भी नहीं कर पाया था कि सब लोग एक्साइटमेंट में हमारे आसपास जमा हो गए। गू चैन को भी खींच कर ले आए। वो लियू रोयान के दूसरी साइड बैठ गया। लग रहा था उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसका चेहरा हल्का लाल हो रहा था। बॉटल घुमाई गई। पहले राउंड में बॉटल सीधा गू चैन की तरफ रुक गई। लिन वेवई जोर से बोली, प्रेसिडेंट गू, ट्रूथ या डेयर? गू चैन हंस दिया और हाथ हिलाकर बोला, डेयर। लिन वेवई तुरंत बोली, अपने फोन में जिस इंसान से लास्ट बात की थी उससे कॉल करो और बोलो आई मिस यू। पूरा रूम जोर जोर से हंसने लगा। गू चैन ने मजबूरी में फोन निकाला, लास्ट कांटेक्ट देखा और कॉल लगा दिया। उसने जानबूझकर स्पीकर भी ऑन कर दिया। 3-4 रिंग के बाद सामने से कॉल उठ गया। एक जवान लड़के की आवाज आई, हेलो। गू चैन ने हल्की सी खांसी की, थोड़ा शर्मा कर बोला, शाओवांग, मैं तुम्हें मिस करता हूं। 2 सेकंड तक सामने से बिल्कुल खामोशी रही। फिर ड्राइवर की घबराई हुई आवाज आई, सर, आपको कैसे पता चला कि मैं चंदू में हूं? गू चैन का चेहरा और लाल हो गया। चुप करो, फोन रखो। उसने तुरंत कॉल काट दिया। पूरा रूम फिर से हंसी से गूंज उठा। गू चैन शर्माते हुए बार बार अपनी नाक को छू रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। मैंने चुपके से लियू रुयान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। उसने आराम से अपना जूस उठाया और एक और सिप ले ली। बॉटल दोबारा घुमाई गई। इस बार बॉटल लिन वेवई पर रुक गई। वो बिना सोचे बोली, ट्रूथ। किसी ने तुरंत पूछ लिया, वेवई, तुम्हारे लास्ट ड्रीम में हीरो कौन था? लिन वेवई बिल्कुल भी नहीं शर्माई। उसने कमर पर हाथ रखकर बोली, तकेशी कनेशेरू। और कौन? सब लोग फिर जोर से हंस पड़े। बॉटल तीसरी बार घुमाई गई। मेरा दिल भी उस बॉटल के साथ साथ घूम रहा था। और फिर जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था वही हो गया। बॉटल धीरे धीरे रुककर सीधा मेरी तरफ आ गई। सबकी नजरें एक साथ मुझ पर टिक गईं। लिन वेवई जोर से चिल्लाई, शेनयान, ट्रूथ या डेयर? मैंने बॉटल देखी, फिर मेरे पास बैठी लियू रुयान की तरफ देखा। दांत भींचकर बोला, डेयर। मैं किसी भी हाल में ट्रूथ चूज नहीं कर सकता था। अगर किसी ने पूछ लिया, तुम असल में कौन हो या तुम्हारा मिशन क्या है, तो मैं क्या जवाब देता? लिन वेवई की आंखों में शैतानी चमक आ गई। वो हंसी और बोली, बहुत इजी है। वहां जो पोल लगा है उसके पास जाओ और डांस करो। मेरे मुंह से लगभग खून ही निकल गया। क्या? मुझसे पोल डांस करवाओगी? कुछ और दे दो। मैं बार बार मना करने लगा, लेकिन सब लोग एक साथ चिल्लाने लगे, नहीं, यही करना पड़ेगा। मैंने गू चैन की तरफ देखा, सोचा शायद वो मुझे बचा लेगा, लेकिन उसकी आंखें आधी बंद थीं। ड्रिंक की वजह से वो बस मुस्कुरा रहा था, जैसे पूरा शो एंजॉय कर रहा हो। फिर मैंने लियू रुयान की तरफ देखा। इस बार उसने पहली बार रिएक्शन दिया। उसने हल्का से सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कोई ड्रामा देख रही हो, जैसे वो देखना चाहती हो, अब मैं क्या करूंगा। मेरे अंदर अचानक गुस्सा आ गया। जो होगा देखा जाएगा। मैं खड़ा हुआ और रूम के बीच में लगे डेकोरेटिव पोल के पास चला गया। म्यूजिक अभी भी बहुत लाउड था। मैं बहुत ऑकवर्ड तरीके से पोल पकड़कर बस 2 बार अपनी बॉडी हिलाई। मेरी बॉडी इतनी स्टिफ थी जैसे कोई रोबोट या ज़ॉम्बी डांस कर रहा है। पूरा रूम हंस हंस कर पागल हो गया। लिन वेवई हंसी के मारे अपनी टांग पर हाथ मार रही थी। वो बोली, शेनयान, तुम्हारी कमर जैम हो गई है क्या? थोड़ा डांस तो करो। मेरा चेहरा शर्म से पूरा लाल हो गया। मैं बस रुकने ही वाला था, तभी किसी ने धीरे से मेरी कमर पर हाथ रखा। मेरा पूरा बदन एकदम जम गया। वो लियू रुयान थी। पता ही नहीं चला वो कब मेरे पास आ गई। म्यूजिक बहुत लाउड था, लेकिन उसकी आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास साफ सुनाई दी। उसकी गर्म सांस मेरे कान को छू रही थी। वो धीरे से बोली, डांस करना नहीं आता? मैं सिखा देती हूं। उसने हल्की ही मेरी कमर को पकड़कर धीरे से मूव कराया। बस एक छोटी सी मूवमेंट और मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। मेरा खून सीधा सिर तक चढ़ गया। वो मेरे बहुत करीब खड़ी थी। उसकी हल्की सी ठंडी खुशबू बार में फैली सिगरेट और अल्कोहल की स्मेल से बिल्कुल अलग थी। एक पल के लिए पूरा रूम शांत हो गया और अगले ही सेकंड सब लोग जोर जोर से चीखने और सीटी बजाने लगे।
वाह, रुयान खुद डांस सिखा रही है। शैनियान, तुम तो कमाल निकले। मैंने एक पल के लिए गूचेन की तरफ देखा, वो भी हमें देख रहा था। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई थी। लियू रुयान ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप वापस अंधेरे वाले कोने में चली गई, जैसे उसने बस एक छोटा सा डांस स्टेप दिखाया हो। लेकिन उसकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी हुई थी, जैसे उन नजरों से मैं कभी बच ही नहीं सकता। मैं वहीं खड़ा रह गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हाथ पैर कहाँ रखूं। गेम फिर से शुरू हुआ। बोतल दोबारा घूमी और मेरी बदकिस्मती देखो, फिर से मेरी तरफ आकर रुक गई। आज का दिन सच में मेरा सबसे बुरा दिन था। लिन वेवई जोर से बोली, शैनियान, इस बार ट्रूथ ही चूज करना पड़ेगा। इस बार उसने मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। फिर उसने पूछा, बताओ तुम्हारा पहला केस कब हुआ था? ये सवाल काफी सेफ था। मैंने चैन की सांस ली। मैं स्कूल की कोई फेक स्टोरी बनाने ही वाला था, तभी लियू रुयान ने अचानक बोल दिया। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसके बोलते ही पूरा रूम चुप हो गया। क्वेश्चन बदलो। फिर उसने सीधा मेरी तरफ देखते हुए कहा, इससे पूछो, मिशन कंप्लीट होने के बाद ये सबसे पहले कहाँ जाना चाहता है? मेरे दिमाग में जैसे बम फट गया। मेरा खून एक पल में ठंडा पड़ गया। रूम का शोर, म्यूजिक, सब कुछ गायब हो गया। मुझे सिर्फ लियू रुयान का चेहरा दिख रहा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल, और उसकी वो आंखें जो सीधा मेरी रूह को देख रही थी। आखिर उसने सबके सामने ये सवाल पूछ ही लिया। वो मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं अपना सच खुद बोल दूं। लिन वेवई ने हैरानी से पूछा, मिशन? लियू रुयान बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोली, अरे हमारी शादी की तैयारी में जो मिशन चल रहा है वही। शैनियान इतने दिनों से हमारी हेल्प कर रहा है। मिशन कंप्लीट होने के बाद ये थोड़ा रिलैक्स करेगा। बस मुझे क्यूरियोसिटी थी कि ये कहाँ जाना चाहता है। गूचेन भी हंसकर बोला, बिल्कुल शैनियान, शादी के बाद मैं तुम्हें लंबी छुट्टी दूंगा, आराम से घूमना। अब रूम में सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सब मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। मैंने मुंह खोला, लेकिन गला बिल्कुल सूख गया था। ड्रिंक का असर भी चढ़ रहा था। मेरा दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। मेरी सारी सावधानी टूट रही थी। और फिर मेरे मुंह से धीरे से सिर्फ 2 शब्द निकले, घर। मुझे बस घर जाना है। ये 2 शब्द बोलते ही लगा जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो। एक अजीब सी थकान और उदासी मेरे अंदर भर गई। हाँ, मैं बस घर जाना चाहता था, अपनी असली दुनिया में। वहाँ शायद इतनी एक्साइटमेंट ना हो, लेकिन कम से कम वो मेरी सच्ची दुनिया थी और वहाँ मैं सेफ था। कुछ सेकंड के लिए पूरा रूम चुप हो गया। फिर लिन वेवई मुंह बनाकर बोली, बस घर? कितना बोरिंग आंसर है। मुझे लगा तुम वर्ल्ड टूर वगैरह बोलोगे। गूचेन भी हंस दिया। पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छी बात है। सब लोगों ने मेरी बात को नॉर्मल ही समझा, सिर्फ लियू रुयान को छोड़कर। उसके चेहरे से आखिरी एक्सप्रेशन भी गायब हो गया। वो बस मुझे देखती रही। उसकी आंखों में अब सिर्फ ठंड थी, निराशा थी, गुस्सा था, और जैसे उसने किसी बात की पूरी तस्दीक कर ली हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे रूम से बाहर चली रही। रुयान! गूचेन तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। पार्टी का माहौल पूरी तरह खराब हो गया। गूचेन उसके पीछे चला गया। बाकी लोग भी धीरे धीरे निकल गए। आखिर में सिर्फ मैं और पूरी तरह नशे में डूबी हुई लिन वेवई बचे। मैंने मुश्किल से उसे संभाला और कार के बाहर लेकर आया। बाहर की ठंडी हवा लगते ही मेरा नशा काफी हद तक उतर गया, लेकिन दिल के अंदर जो ठंड थी वो और भी गहरी हो गई। मैंने ड्राइवर को कॉल किया। पहले लिन वेवई को कार में बिठाया। वो अब भी नशे में बकबक कर रही थी। शैनियान, लगता है रुयान सच में गुस्सा हो गई है, अब तो तुम गए। मैंने बस हल्की सी कड़वी मुस्कान दी और कार का डोर बंद कर दिया। सच कहूं, मुझे भी लग रहा था मैं पहले ही खत्म हो चुका हूं। मैं रोड के किनारे ड्राइवर का वेट कर रहा था। रात की ठंडी हवा चल रही थी। तभी एक काली सिडान धीरे से मेरे सामने आकर रुक गई। विंडो नीचे हुई। अंदर लियू रुयान बैठी थी। वो गई ही नहीं थी। उसने सीधा कहा, कार में बैठो। उसकी आवाज में मना करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, जैसे किसी ने मुझे कंट्रोल कर लिया हो। मैं चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गया। कार के अंदर उसकी परफ्यूम की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी।
उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस कार चला दी। वो बहुत फास्ट ड्राइव कर रही थी, लेकिन कार पूरी तरह कंट्रोल में थी। मैं सीट से सिर लगाकर बैठा था। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। मुझे पता था आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सब कुछ खराब कर दिया। कार एक रेड सिग्नल पर रुकी। तब पहली बार लियू रुयान मेरी तरफ मुड़ी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कभी चेहरा रोशनी में आ रहा था, कभी अंधेरे में। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगी, इतना करीब कि मैं उसकी पलकें तक गिन सकता था। उसकी हल्की सी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी, और फिर उसने वही 2 शब्द दोबारा कहे जो मैंने थोड़ी देर पहले पार्टी में बोले थे। घर जाना है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन वो सीधा मेरे कान तक आई, जैसे कोई ठंडा जहरीला सांप धीरे से पास आ रहा हो। घर जाना है। वो एक पल के लिए रुक गई, फिर धीरे से बोली। हर शब्द सीधा मेरे दिल में चुभ रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें एक नया घर दे दूंगी। उसी वक्त सिग्नल ग्रीन हो गया। उसने बिना कुछ और कहे एक्सीलरेटर दबा दिया। कार तेजी से आगे निकल गई। मैं सीट से लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी ताकत किसी ने निकाल ली हो। बाहर के नियॉन लाइट्स पीछे की तरफ भाग रहे थे, जैसे अंधेरे के बीच मेरी जिंदगी की आखिरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही हो। नया घर? क्या उसका मतलब वही सुनसान आइलैंड था? क्या मेरी सजा अब शुरू हो चुकी थी? कुछ देर बाद कार मेरे अपार्टमेंट के नीचे रुक गई। पूरे रास्ते हम दोनों ने एक भी शब्द नहीं बोला। कार के अंदर इतनी खामोशी थी कि मैं सांस भी संभाल कर ले रहा था। मुझे डर था कहीं मेरी छोटी सी हरकत भी उसे गुस्सा न दिला दे। उसने इंजन बंद किया, फिर शांत आवाज में बोली, पहुंच गए। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे मौत की सजा से कुछ देर के लिए छोड़ दिया हो। मैं जल्दी जल्दी सीट बेल्ट खोलने लगा, लेकिन नर्वसनेस की वजह से मेरी उंगलियां भी ठीक से काम नहीं कर रही थीं। मैं किसी तरह बोला, थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए। मैंने कार का डोर खोला। एक पैर बाहर ही रखा था, तभी उसकी आवाज फिर सुनाई दी, शैनियान। मेरा पूरा बदन वहीं रुक गया, जैसे किसी ने मेरे पैर बांध दिए हों। मैं पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। धीरे से पूछा, जी कुछ और? वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोली, कल दोपहर 3 बजे मेरे घर आ जाना। शादी की कुछ डिटेल्स अभी फाइनल करनी बाकी हैं। डिटेल्स, फिर वही डिटेल्स। मेरा दिल बिल्कुल डूब गया। मुझे पता था ये वेडिंग डिटेल्स की मीटिंग नहीं है, ये तो मेरी सुनवाई का दिन है। मैं मुश्किल से बोला, ठीक है। मेरी आवाज़ बिल्कुल सूख चुकी थी। वो बोली, लेट मत होना। इतना कहकर उसने विंडो बंद कर दी। काली सेडान धीरे से रात के अंधेरे में गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरा नशा पूरी तरह उतर चुका था। मेरे दिमाग में बस उसकी एक ही बात बार बार घूम रही थी, मैं तुम्हें एक नया घर दूंगी। क्या वो आइलैंड ही मेरा नया घर था, या मेरी कैद का पिंजरा? मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर अपने अपार्टमेंट में गया, दरवाज़ा लॉक किया और उसी के सहारे नीचे ज़मीन पर बैठ गया। मैंने तुरंत सिस्टम को बुलाया। ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। सिस्टम, इमरजेंसी, लियू रुयान को सब पता चल गया है। मिशन बदल गया है। इंस्ट्रक्शंस दो, बैकअप भेजो। अचानक सिस्टम स्क्रीन लाल रंग से चमकने लगी। उस पर अजीब अजीब कोड दिखने लगे। फिर एक वार्निंग आई, अननोन इंटरफेरेंस, सिस्टम लॉजिक करप्टेड। अगला ही पल पूरा स्क्रीन काला हो गया। मैं कितनी भी बार सिस्टम को बुलाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिस्टम मर चुका था। मेरा आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। एक बहुत बड़ा डर मुझे पूरी तरह घेर गया। मैं खत्म हो गया, सच में खत्म। 99 दिन का काउंटडाउन अब मेरी मौत की घड़ी बन चुका था। मैं पूरी रात एक पल भी नहीं सोया। सुबह धीरे धीरे रोशनी होने लगी, लेकिन मेरे लिए वो सुबह नहीं थी, जैसे मुझे फांसी देने का वक्त आ गया हो। अगले दिन पूरी सुबह मैं सिर्फ डर में जीता रहा। हर सेकंड ऐसे लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चाकू से काट रहा हो। दोपहर के 2:50 पर मैं लियू रुयान के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। मैंने बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, फिर वापस नीचे कर दिया। मैं लगभग 10 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। बिल्कुल 3 बजे मैंने बेल दबाई। बेल सिर्फ एक बार बजी और तुरंत दरवाज़ा खुल गया। लियू रुयान सामने खड़ी थी।
उसने सिंपल घर वाले कपड़े पहने हुए थे, बाल ढीले से बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर आज भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो साइड होते हुए बोली, अंदर आओ। मैं धीरे से अंदर चला गया। मेरा पूरा बदन तन गया था। दोनों हाथ घुटनों पर रखे थे और मेरी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थीं। वो मेरे सामने नहीं बैठी। पहले वाइन कैबिनेट के पास गई, 2 ग्लास पानी निकाले, 1 ग्लास मेरे सामने टेबल पर रख दिया। फिर सामने वाली चेयर पर बैठ गई। बिल्कुल नॉर्मल आवाज में पूछा, वेडिंग का पूरा शेड्यूल देख लिया? मैंने गला साफ किया। हाँ, सब देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब परफेक्ट है। उसने हल्का सा सिर हिलाया। उसने पानी का एक छोटा सा सिप लिया, फिर सीधा मेरी आंखों में देखते हुए बोली, बस एक बात और है जिसकी मुझे तुमसे कंफर्मेशन चाहिए। बस वही पल आ गया। मैंने अपनी सांस रोक ली। लियो रुयान ने धीरे से पानी का ग्लास टेबल पर रख दिया। फिर वो हल्का सा आगे झुकी। कॉफी टेबल के नीचे वाले शेल्फ से उसने एक बिल्कुल नॉर्मल सा ब्राउन एनवेलोप निकाला। उसकी हर मूवमेंट बहुत धीमी थी, लेकिन उसका हर छोटा सा एक्शन मेरे टूट चुके हौसले पर हथौड़े की तरह लग रहा था। उसने एनवेलोप का धागा खोला और उसमें से एक मोटा सा डॉक्यूमेंट बाहर निकाला। ये कोई नॉर्मल कागज नहीं था। पेपर बहुत मोटा था, उस पर वाटरमार्क बने हुए थे और बहुत सारे डिजाइन और ऑफिशियल टेक्स्ट लिखे हुए थे। उसने बिना कुछ कहे वो डॉक्यूमेंट मेरी तरफ स्लाइड कर दिया। फिर शांत आवाज में बोली, इसे देखो। मेरी नज़र उस डॉक्यूमेंट पर पड़ी। सबसे ऊपर कुछ फॉरेन लैंग्वेज में लिखा था। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उसके नीचे एक लाइन बिल्कुल साफ लिखी थी, लैंड सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल। बीच में एक मैप बना हुआ था। उस मैप में समुद्र के बीच एक अकेला आइलैंड दिख रहा था। आइलैंड का नाम भी लिखा था, जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। फिर मेरी नज़र ओनर वाले सेक्शन पर गई। वहां साफ साफ लिखा था, ओनर लियो रुयान। उस पल मेरा खून जैसे जम गया। मेरे शरीर की सारी ताकत एक ही पल में खत्म हो गई। मैं सोफा पर ढीला सा गिर गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसने सच में वो आइलैंड खरीद लिया था। सब कुछ सच था। ये कोई मेरा वहम नहीं था। लियो रुयान धीरे से उठकर मेरी तरफ आई। वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अब उसकी आंखों में पहले वाली शांति बिल्कुल नहीं थी। उसकी जगह बर्फ जैसी ठंडी और दबा हुआ पागलपन था। वो धीरे से झुकी। उसने दोनों हाथ सोफा के दोनों तरफ रख दिए। मैं उसके और सोफा के बीच पूरी तरह फंस गया। हमारे चेहरे इतने पास थे कि उसकी आंखों में मुझे अपना डरा हुआ चेहरा साफ दिख रहा था। उसने धीरे से पूछा, पहचाना? उसकी आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसका हर शब्द पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। मैं मुंह खोलकर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। डर ने मेरा गला बंद कर दिया था। उसने खुद ही जवाब दिया, एक आइलैंड। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर टिक गई, जैसे कोई तेज चाकू धीरे धीरे चल रहा हो। फिर वो बोली, बहुत दूर, बहुत शांत, वहां कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं। वो एक पल के लिए रुक गई। हर शब्द मेरे दिल को चीर रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुमने एक बार भी मुझे गूचेन की तरफ ढकेलने की कोशिश की। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई, लेकिन उसमें एक अजीब सा प्यार और पागलपन मिला हुआ था। तो मैं तुम्हें उस आइलैंड पर 1 साल के लिए बंद कर दूंगी। मेरा पूरा बदन कांपने लगा। ठंडा पसीना मेरी शर्ट को भिगो चुका था। वो और पास आ गई। उसकी सांस मेरे कान को छू रही थी, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी। फिर उसने धीरे से कहा, कांग्रेचुलेशन शैनयान। जिस दिन तुम इस दुनिया में आए थे और पहली बार मुझे गूचेन की तरफ ढकेला था, उसी दिन से तुम्हारी सज़ा शुरू हो चुकी है। ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। ये 2 शब्द मेरे दिमाग में जोर से गूंजे, जैसे किसी जज ने आखिरी फैसला सुना दिया हो। मेरी पूरी दुनिया से रंग गायब हो गए। उसी वक्त मेरे दिमाग में जो सिस्टम इतने दिनों से बिल्कुल चुप था, उसमें एक बहुत कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे टूटते हुए रेडियो की आखिरी आवाज़। अनबाइंडिंग डिटेक्टेड। होस्ट, अब तुम अपने दम पर हो। और उसके बाद पूरा सन्नाटा। सिस्टम हमेशा के लिए गायब हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेला था। सिर्फ मैं और मेरे सामने खड़ी वो औरत जो मुझे मेरी जिंदगी भर की सज़ा सुना चुकी थी। लियो रुयान धीरे से सीधी खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसने वो प्रॉपर्टी पेपर्स उठाए, धीरे से फोल्ड किया और वापस एनवेलोप में रख दिया। फिर बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बोली, शादी वैसे ही होगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे अभी अभी उसने मुझे लाइफ टाइम की सज़ा ना सुनाई हो। फिर उसने कहा, कल
तुम मुस्कुराओगे और अपने हाथों से मुझे गू चैन के पास पहुंचाओगे। यही तुम्हारा मिशन है ना? ये कहकर वो दरवाजे तक गई, दरवाज़ा खोला और सीधा बोली, अब तुम जा सकते हो। मैं धीरे से खड़ा हुआ, जैसे कोई जान के बिना चल रहा हो। मैं लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके पास से गुजरते वक्त मैंने एक बार भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बाहर कॉरिडोर की रोशनी में आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नर्क से बाहर नहीं निकला, बल्कि अभी अभी उसके अंदर ढकेल दिया गया हूं। और मुझे ढकेलने वाली वही दुल्हन थी जिसे मैं खुद उसके दुल्हे तक पहुंचाने वाला था। मेरी लाइफ टाइम पनिशमेंट उसी पल ऑफिशियली शुरू हो जाएगी, जब वो वेडिंग रिंग पहनेगी। अगला दिन शादी का दिन था। सब कुछ एक अजीब सपने जैसा लग रहा था। मैं सूट पहने गू चैन के पास खड़ा था और अपनी आंखों से देख रहा था जब उसने लियू रुयान की उंगली में वेडिंग रिंग पहनाई। मेरे चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल थी, लेकिन मेरे मसल्स तक जम चुके थे। स्टेज पर होस्ट क्या बोल रहा था, गेस्ट्स किस बात पर हंस रहे थे, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कोई पुराना रेडियो खराब हो गया हो। लियू रुयान ने वही वेडिंग ड्रेस पहनी थी जो मैंने खुद उसके लिए चूज की थी। लियू रुयान उस वेडिंग ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर किसी की भी सांस रुक जाए। पूरी सेरेमनी के दौरान उसके चेहरे पर एक परफेक्ट स्माइल थी। जब भी वो गू चैन की तरफ देखती, उसकी नज़र बिल्कुल नर्म और प्यार से भरी होती। लेकिन जब बुके फेंकने के लिए वो पीछे मुड़ी, एक पल के लिए उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। सिर्फ एक पल, लेकिन वो नज़र बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी, जैसे बिना आवाज की बिजली सीधा मेरे ऊपर गिर गई हो। उस एक नज़र ने मेरी झूठी मुस्कान को तोड़ दिया। मैं बिना सोचे एक कदम पीछे हट गया। वेडिंग रिसेप्शन अभी खत्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने बहाना बनाया और वहां से निकल गया। मैं एक सेकंड भी उस जगह नहीं रुक सकता था जहां सब लोग हंस रहे थे, खुशियां मना रहे थे और मेरी दुनिया टूट चुकी थी। मैं अपने खाली अपार्टमेंट में वापस आ गया, सीधा बेड पर गिर गया। मेरी आंखें खुली हुई थीं। मैं बस छत को देख रहा था। मेरे दिमाग में बार बार वही सीन चल रहा था। लियो रुयान, उसका मुझे लाइफ टाइम पनिशमेंट देना, और वो आइलैंड के पेपर्स, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। ये शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं शेनियन नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक भटकती हुई रूह हूं जिसने उसका शरीर ले लिया। मेरा मिशन फेल हो गया, सिस्टम मुझे छोड़कर चला गया। मैं अपनी असली दुनिया में वापस नहीं जा सकता, और अब मुझे किसी सुनसान आइलैंड पर जिंदगी भर बंद रहना होगा। ये सारे ख्याल जहरीले सांप की तरह मुझे धीरे धीरे जकड़ते जा रहे थे। अगला दिन और उसके बाद वाला दिन मैं अपार्टमेंट से बाहर ही नहीं निकला। न फोन उठाया, न दरवाज़ा खोला। बाहर धूप चमक रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया की रोशनी हो। खाना सामने रखा था, न भूख लग रही थी न प्यास। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा। मेरा दिल धड़क रहा था, मेरी बॉडी गर्म थी। लेकिन क्या मैं सच में जिंदा था? तभी एक बहुत डरावना ख्याल मेरे दिमाग में आया। शायद असली शेनियन तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैं इस बॉडी में आया था, और अब मैं सिर्फ उसका शरीर इस्तेमाल कर रहा हूं। बस एक चलती हुई बॉडी, एक खाली खोल जो सांस ले सकता है लेकिन असल में जिंदा नहीं है। मैं तो सिर्फ स्टोरी का एक टूल था, एक प्रॉप जिसकी जरूरत सिर्फ प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए थी। और अब जब स्टोरी ही टूट गई तो प्रॉप की भी जरूरत खत्म हो गई। ये सोच धीरे धीरे मेरे दिमाग में जड़ पकड़ने लगी। मैं मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात करने लगा। मिरर में अपनी आंखों के नीचे के काले घेले, सूखे होंठ और बेजान चेहरा देखते हुए मैंने कहा, तुम नकली हो। फिर धीरे से बोला, तुम्हें बहुत पहले ही गायब हो जाना चाहिए था। मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन हिलता हुआ सा लग रहा था, जैसे कभी भी टूट जाएगा। एक दिन लिन वई मेरे घर आई। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। बाहर से चिल्लाई, शेनियन, अंदर जिंदा हो या मर गए? रुयान और गूचन हनीमून पर चले गए हैं, बाहर आ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलती हूं। मैं धीरे से दरवाजे के सहारे नीचे बैठ गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो दोनों अपनी असली जिंदगी जीने चले गए और मैं एक नकली इंसान जिसे सब भूल चुके हैं। थोड़ी देर बाद बाहर बिल्कुल खामोशी हो गई। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, एक दिन या एक हफ्ता, मुझे कुछ याद नहीं। तभी अचानक चाबी से दरवाजा खुलने की आवाज आई।
मैं घबराकर कमरे के कोने में सिमट गया। दरवाज़ा धीरे से खुला। बाहर की रोशनी के सामने एक परछाई नजर आई। वो लियू लुयान थी। उसने सिंपल ड्रेस पहनी हुई थी। थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें पहले की तरह तेज थीं। मैं हैरान रह गया। ये तो हनीमून पर गई थी, फिर वापस क्यों आ गईं? उसने पूरे कमरे को देखा। अंधेरा, बिखरा हुआ सामान, और फिर उसकी नज़र मुझ पर रुक गई। मैं कोने में बैठा था, जैसे कोई बेकार सामान हूं। उसने हल्की सी भौएं से कोड़ी, लेकिन वो ज्यादा हैरान नहीं हुई। वो धीरे धीरे चलकर मेरे सामने बैठ गई। फिर धीरे से बोली, शेनियन। मैंने सिर उठाया और बस उसकी तरफ खाली नजरों से देखता रहा। फिर धीरे से पूछा, तुम कौन हो? वो एक पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। फिर बोली, ध्यान से देखो, मैं लियू लुयान हूं। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। मेरी आवाज बिल्कुल टूट चुकी थी। नहीं, लियू लुयान तो गूचेन के साथ हनीमून पर गई है। तुम मुझे लेने आई हो ना? मुझे उस जगह ले जाने जहां मुझे होना चाहिए। मुझे लगा वो मुझे हमेशा के लिए मिटा देने आई है। लियू लुयान की भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, जैसे मेरे चेहरे को छूना चाहती हो, लेकिन मैं जोर से पीछे हट गया। मैं घबराकर बोला, मुझे मत छुओ, मैं नकली हूं। अगर तुम मुझे छुओगी तो तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। हम दोनों के बीच कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। वो सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। अब उसकी आंखों में न गुस्सा था, न ठंड, सिर्फ एक अजीब सी उदासी थी। धीरे धीरे उसके चेहरे का सख्त एक्सप्रेशन पिघलने लगा। उसकी जगह एक ऐसा एहसास आ गया जिसे मैं समझ ही नहीं पा रहा था। वो बहुत धीमी आवाज में बोली, नकली? तुम खुद को नकली क्यों बोल रहे हो? मैं टूट चुका था। मैं बस बिना सोचे बोलता गया, मैं शेनियन नहीं हूं। असली शेनियन तो शायद बहुत पहले मर गया था। मैं तो सिर्फ एक भटकती हुई रूह हूं जिसने उसका शरीर ले लिया। मेरा मिशन फेल हो गया, सिस्टम मुझे छोड़कर चला गया। मैं अपनी असली दुनिया में वापस नहीं जा सकता, और अब मुझे किसी सुनसान आइलैंड पर जिंदगी भर बंद रहना होगा। मैं टूटते हुए शब्दों में बोलता गया, मिशन फेल हो गया, सिस्टम भी चला गया। मुझे तो अब गायब हो जाना चाहिए था। क्या वो आइलैंड मेरे जैसे कचरे को फेंकने की जगह है? मैं अपने दिल का सारा डर और सारी बातें बिना सोचे बोलता गया। लियू लुयान बस चुपचाप सुनती रही। उसने एक बार भी मेरी बात नहीं काटी। वो सिर्फ मेरी आंखों में देख रही थी। उसकी नज़र और गहरी होती जा रही थी, जैसे वो मेरी हर बात को समझने की कोशिश कर रही हो। जब मैं बोलते बोलते थक गया और सिर्फ तेज सांसें लेने लगा, तब उसने धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ अब भी बिल्कुल शांत थी। अगर तुम्हारी बात सच है, उसने सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहा। हर शब्द बहुत साफ था। अगर तुम वैसे ही हो जैसे तुम कह रहे हो, एक नकली इंसान, एक स्टोरी का कैरेक्टर जिसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। वो एक पल के लिए रुक गई, फिर धीरे से और पास आ गई। हमारे बीच का फासला और कम हो गया। उसके पास से हल्की सी गर्माहट आ रही थी, और वही थोड़ी सी गर्माहट मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी। आइलैंड पर धीरे धीरे एक अजीब सी रूटीन बन गई। लियू लुयान ने अपना वादा निभाया। उसने सच में मुझे इसी आइलैंड पर बंद कर दिया। विला बहुत कंफर्टेबल था। बिजली थी, पानी था, खाना कभी कम नहीं होता था। एक बड़ी लाइब्रेरी भी थी और मूवीज देखने के लिए मीडिया रूम भी। लेकिन मैं सिर्फ विला और उसके पास वाले छोटे बीच तक ही जा सकता था। उससे आगे सिर्फ घना जंगल था और चारों तरफ खत्म न होने वाला समुंदर। मैंने दोबारा भागने की कोशिश नहीं की, कैमरास की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे अंदर लड़ने की ताकत ही खत्म हो चुकी थी। हर वक्त एक ही ख्याल दिमाग में रहता था, मैं नकली हूं। ये सोच कीड़ा की तरह मेरे दिमाग को खा रही थी। दूसरी तरफ लियू लुयान बहुत बिजी रहती थी। ज्यादा वक्त स्टडी रूम में लैपटॉप के सामने गुजरती, घंटों तक काम करती रहती। लेकिन जब खाना खाने का टाइम होता, वो हमेशा वक्त पर डाइनिंग टेबल पर आ जाती, मेरे सामने बैठती और चुपचाप खाना खाती। हम दोनों बहुत कम बात करते थे। हर वक्त एक अजीब सी खामोशी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदल रहा था। अब वो मुझे पहले की तरह कैदी की नज़र से नहीं देखती थी।
कभी कभी मैं बीच पर बैठकर समुंदर देख रहा होता और मुझे महसूस होता कि वो चुपचाप मेरी तरफ देख रही है। उसकी आंखों में कुछ था, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था। उसने छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं किचन में पानी पीने गया। आइलैंड का पानी रेन वाटर से फिल्टर होता था। उसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगता था। मैंने ग्लास लेकर पीने लगा और बिना सोचे मेरा चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ गया। तभी लियू रुआन वहां आई। उसने मेरा एक्सप्रेशन देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप वापस चली गई। अगले दिन मैंने देखा वाटर प्योरीफायर के पास एक नया फिल्टर जग रखा हुआ था। उसमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर लगा हुआ था। एक और रात बहुत तेज तूफान आया। बहुत जोर की बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी। गरज इतनी तेज थी कि पूरा विला हिल रहा था। अचानक पूरी लाइट चली गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। मैं गरज की आवाज से नींद से उठ गया। बेड पर बैठकर बाहर की तेज हवा की आवाज सुन रहा था। उस पल फिर वही एहसास वापस आ गया, जैसे पूरी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया हो। तभी बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। फोन की हल्की सी फ्लैशलाइट अंदर आई। दरवाजे पर लियू रुआन खड़ी थी। वो अंदर नहीं आई, बस वहीं खड़ी रही। फोन की रोशनी उसके पीछे एक लंबी सी परछाई बना रही थी। उसने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? उसकी आवाज गरज के बीच बहुत हल्की सुनाई दी। मैं चुप रहा। मैं उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। कुछ सेकंड बाद वो बोली, जनरेटर थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। वो वहां से गई नहीं, बस दरवाजे पर खड़ी रही। फोन की हल्की सी रोशनी कमरे के सबसे गहरे अंधेरे को मिटा रही थी। उसने मुझे तसल्ली देने की कोशिश भी नहीं की, ना ही एक कदम और पास आई। लेकिन सिर्फ उसका वहां खड़ा रहना ही, मुझे लग रहा था जैसे तूफान के बीच किसी ने मुझे सहारा दे दिया हो। थोड़ी देर बाद जनरेटर चालू हो गया। लाइट्स वापस आ गई। तब वो चुपचाप मुड़कर चली गई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। ये सब बहुत छोटी बातें थीं, आसानी से नज़रअंदाज की जा सकती थीं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बार बार मेरे दिल को छू रही थीं। मैं समझ ही नहीं पा रहा था वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या कोई जेलर अपने कैदी का इतना ख्याल रखता है? ये सब देखकर मैं और उलझता जा रहा था। एक शांत दोपहर मैं स्टडी रूम में बुक्स देख रहा था, बस दिमाग हटाने के लिए। बुक शेल्फ से किताब निकालते वक्त मेरे हाथ से एक भारी हार्ड कवर बुक नीचे गिर गई। किताब जमीन पर खुल गई और उसके अंदर से एक पुरानी फोटो बाहर फिसलकर गिर गई। मैं झुककर उसे उठाने लगा। फोटो थोड़ी पुरानी थी, उसका रंग हल्का पीला पड़ चुका था। वो एक पुरानी ग्रुप फोटो थी। फोटो में कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स साथ खड़े थे। पीछे स्कूल का स्पोर्ट्स ग्राउंड दिख रहा था। मेरी नज़र सबसे पहले बीच में खड़ी लड़की पर गई। वो लियू रुआन थी। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल थी। उस वक्त वो बिल्कुल स्कूल वाली मासूम लड़की लग रही थी। उसके एक साइड पर लिन वेवई खड़ी थी और दूसरी तरफ एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखकर कैमरा की तरफ फनी फेस बना रहा था। वो मैं था या असली शेन्यान? फोटो वाला चेहरा आज से थोड़ा छोटा लग रहा था, लेकिन वो चेहरा मेरा ही था। फोटो में खड़ा शेन्यान आंखों में चमक लिए बिल्कुल अपनेपन के साथ लियू रुआन के पास खड़ा था। लेकिन ये मैं नहीं था। मुझे इस फोटो की कोई याद नहीं थी, न ही इस दिन की। फिर भी फोटो में जो लड़का था उसका चेहरा मेरा ही था। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक मेरे सर में बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने अंदर से सर को चीर दिया हो। उसी पल कुछ अजीब तस्वीरें मेरे दिमाग में चमकने लगी। शेन्यान, बॉल इधर पास करो। एक स्कूल का प्लेग्राउंड, धूप, दौड़ते हुए स्टूडेंट्स और साइड में खड़ी पोनीटेल वाली लियू रुआन जो जोर जोर से चीयर कर रही थी। फिर दूसरा सीन बदला। स्कूल की बिल्डिंग की छत। एक लड़का और एक लड़की साथ बैठे थे। लड़की ने पूछा, बड़े होके क्या बनोगे? लड़का सर खुजाते हुए बोला, पता नहीं, शायद बस तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लड़की हंस पड़ी। उसकी आंखें चांद की तरह टेढ़ी हो गईं। वो बोली, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत ही क्या है? मेरा सर और ज्यादा दर्द करने लगा और यादें और तेज आने लगीं। सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन
सब बहुत सच लग रहा था। अचानक टायर की तेज चीखने की आवाज, एक जोर का एक्सीडेंट, हर तरफ अफरा तफरी और किसी की चीख, पहले उसे बचाओ, उसे बचाओ। मैं दर्द से अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। फोटो मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। ये सब क्या था? ये किसी नॉवेल के सीन नहीं थे। ये तो बिल्कुल असली यादों जैसे लग रहे थे। तभी दरवाजे से ल्यू रुआन की आवाज आई। क्या हुआ? शायद उसने आवाज सुन ली थी। मैंने सर उठाया। मेरा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, पसीने से पूरा भीग गया था। मैंने जमीन पर पड़ी फोटो की तरफ उंगली दिखाई। मेरी आवाज कांप रही थी। ये कौन है? ल्यू रुआन धीरे से अंदर आई। उसकी नजर फोटो पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखें बदल गईं। वो झुककर फोटो उठाती है और उस पर लगी धूल बहुत प्यार से साफ करती है। फिर मेरी तरफ देखती है, लेकिन जवाब देने की जगह वो मुझसे पूछती है, तुम्हें क्या याद आया? मैं टूटते हुए शब्दों में बोला, स्कूल का ग्राउंड, एक रूफटॉप और एक कार एक्सीडेंट। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। ये सुनते ही ल्यू रुआन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। रूम में सिर्फ बाहर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। समुद्र की तरफ देखते हुए उसने पीठ मेरी तरफ रखी, फिर धीरे से बोली। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें बहुत भारी दर्द था। वो कार एक्सीडेंट नहीं था। मेरी सांस वहीं रुक गई। वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, लेकिन उनके अंदर सालों से दबा हुआ दर्द और गुस्सा था। फिर उसने कहा, कोई ट्रांसमाइग्रेशन नहीं हुआ था शेनियान, बस तुम ही हो। ये दुनिया तुम्हारी असली दुनिया है और तुम कोई साइड कैरेक्टर और कैनन फॉडर नहीं हो। तुम वही इंसान हो जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसका हर शब्द मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रहा था। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। वो आगे बोली, कोई नहीं चाहता था कि मैं जिंदा रहूं। कोई नहीं चाहता था कि ल्यू परिवार की प्रॉपर्टी मुझे मिले। इसलिए वो एक्सीडेंट प्लान किया गया था। उस एक्सीडेंट में तुम बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। तुम कोमा में चले गए। तुम्हारे दिमाग को बहुत नुकसान हुआ। जब तुम होश में आए तब तुम अपनी लगभग सारी यादें भूल चुके थे, लेकिन पता नहीं कैसे तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा सिस्टम आ गया और उसके साथ एक फेक स्टोरी भी। उसके होठों पर ठंडी सी मुस्कान आई। वो बोली, उस सिस्टम ने तुमसे कहा कि तुम्हारा मिशन मेरी हिफाजत करना है, फिर मुझे गूचन के साथ मिला देना है और मिशन खत्म होते ही तुम अपने घर वापस चले जाओगे। वो धीरे से मेरी तरफ चलकर आई, मेरे बिल्कुल सामने बैठकर बोली, सीधा मेरी आंखों में देखकर बोली, कितना परफेक्ट झूठ था ना। उसने तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी जेल बना दी जहां तुमने खुद ही अपनी मर्जी से मुझे किसी और के हवाले कर दिया और मिशन खत्म होते ही खुद को भी खत्म मान लिया। अब उसकी आंखों में पहले वाली ठंड नहीं थी, सिर्फ दर्द था, बहुत सारा गुस्सा था और मुझे किसी भी कीमत पर वापस पाने की जिद थी। ल्यू रुआन धीरे से बोलती रही। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। मुझे हर दिन देखना पड़ता था। तुम उस फेक सिस्टम की बातों में आकर खुद को बेवकूफ बनाते रहे, बार बार मुझे किसी और के पास धकेलते रहे। मैं देख सकती थी कि तुम मेरी कितनी केयर करते हो, लेकिन फिर भी तुम खुद को मजबूर करके हमें खुश रहने की दुआ देते थे। उसकी आवाज धीरे धीरे भर आई। मैंने तुम्हें बहुत बार इशारे दिए, तुम्हें याद दिलाने की कोशिश की, कभी जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाया, कभी तुम्हें सच समझाने की कोशिश की, लेकिन वो रुक गई। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उस सिस्टम ने तुम्हारे दिमाग को इतनी मजबूती से बांध रखा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इंतजार। मुझे उस वक्त का इंतजार करना था जब तुम्हारा सो कॉल्ड मिशन खत्म होने वाला हो, जब वो सिस्टम अपनी ही लॉजिक की वजह से सबसे कमजोर हो। तभी मैं तुम्हें उससे छीन सकती थी। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। वो आइलैंड, वो लैंड डीड और वो लाइफ टाइम पनिशमेंट। उसने अपनी उंगलियों से मेरे गाल को हल्की सी छुआ। मेरा चेहरा अब भी शौक से बिल्कुल जम चुका था। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उस टच में पहली बार नरमी थी। वो धीरे से बोली,
वो पनिशमेंट नहीं थी, वो सिर्फ एक तरीका था तुम्हारे दिमाग के अंदर बनी उस जेल को तोड़ने का। उसने मेरी आंखों में देखते हुए हर शब्द पर जोर दिया। शेन यान, मैंने तुम्हें बंद नहीं किया था ताकि तुम्हें सजा दे सकूं। मैंने तुम्हें बंद किया था ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, तुम्हें बचा सकूं। ये 4 शब्द मेरे अंदर किसी चाबी की तरह घूम गए, जैसे सालों से बंद एक ताला अचानक टूट गया हो और उसके साथ यादों का तूफान आ गया। ये किसी नॉवेल की स्टोरी नहीं थी, ये मेरी अपनी जिंदगी थी। मैं और लियू रुइयान बचपन से साथ बड़े हुए थे, हर दिन लड़ते थे, एक दूसरे को चिढ़ाते थे, लेकिन मैं हमेशा से उससे प्यार करता था, बस कभी हिम्मत नहीं हुई उससे बताने की। फिर वो एक्सीडेंट हुआ और बिना सोचे मैंने अपनी बॉडी उसके सामने कर दी। मैं बस उसे बचाना चाहता था। उसके बाद सिस्टम, मिशन, फीमेल लीड, मेल लीड, ये सारी बातें बर्फ की तरह पिघलने लगी और उनके नीचे मेरी असली यादें सामने आने लगी। मेरा असली डर, मेरी असली फीलिंग्स, सब कुछ वापस आ गया। मैं कोई ट्रांसमाइग्रेटर नहीं था, मैं शेन यान था, हमेशा से। मेरा असली मिशन कभी भी किसी फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करके स्टोरी आगे बढ़ाना नहीं था। मेरा असली मिशन तो अपनी जान देकर भी लियू रुइयान को बचाना था। मैं बस उसे देखता रह गया। मेरे सामने बैठी लियू रुइयान और मेरी यादों वाली स्कूल की लड़की, दोनों एक ही चेहरा बन गए। अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये इतने सालों बाद खुद को वापस पाने की राहत थी। लियू रुइयान चुपचाप मुझे रोता हुआ देखती रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अपने अंगूठे से मेरे आंसू साफ करने लगी। उसका टच बहुत हल्का था, बहुत संभाल कर, जैसे मैं टूट जाऊंगा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज भी हल्की सी कांप रही थी। अब याद आया? याद आया तुम कौन हो और मैं कौन हूं? मैंने धीरे से सर हिला दिया। हाँ, मुझे सब याद आ गया था। मैं कोई नॉवेल के अंदर आया हुआ आदमी नहीं था, मैं कोई साइड कैरेक्टर नहीं था, मैं कोई फेक इंसान नहीं था। मैं शेन यान था, वही शेन यान जो बचपन से लियू रुइयान के साथ पड़ा हुआ था, वही शेन यान जो सालों से चुपचाप उससे प्यार करता था लेकिन कभी कह नहीं पाया, और वही शेन यान जिसने उस दिन उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैं बच गया था, लेकिन मेरे दिमाग को बहुत गहरी चोट लगी थी। मेरी यादें टूट गई थीं, मेरी पूरी रियलिटी बदल दी गई थी। और लियू रुइयान, उसे शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ पता था। उसे पता था एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक साजिश थी। उसे पता था मेरी याददाश्त चली गई है और वो सिस्टम मेरे दिमाग की एक आर्टिफिशियल जेल था। उसे ये भी पता था कि असली दुश्मन मुझे एक टूल की तरह यूज करना चाहता था, ताकि मैं खुद ही उसके सारे रास्ते साफ कर दूं और काम खत्म होते ही खुद को भी खत्म मान लूं। लियू रुइयान मुझे सीधा सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो सिस्टम हर वक्त मुझे देख रहा था। अगर उसने सीधा सच बोल दिया होता तो शायद वो सिस्टम मेरी बची हुई यादें भी हमेशा के लिए मिटा देता। इसलिए उसने इंतजार किया, सही वक्त का। उसने मुझसे भी बड़ा एक प्लान बनाया। वो मेरी एक्टिंग के साथ एक्टिंग करती रही, उस फेक स्टोरी को फॉलो करती रही, यहाँ तक कि उसने गू चैन के साथ शादी का ड्रामा भी किया और उसी दौरान चुप चुप के सबूत इकट्ठा करती रही। लियू फैमिली के अंदर छुपे हुए असली दुश्मनों को ढूंढती रही और एक एक करके सबको खत्म करती रही। उसने वो प्राइवेट आइलैंड सिर्फ इसलिए खरीदा था ताकि मेरे दिमाग की उस झूठी जेल को तोड़ सके। उसके लिए वो आइलैंड एक ऑपरेशन रूम जैसा था। उस फेक सिस्टम ने मेरे दिमाग में एक ही बात घुसा दी थी, मिशन कंप्लीट करो फिर घर चले जाओ। उस जानलेवा सोच को तोड़ने के लिए लियू रुइयान ने एक और भी ज्यादा ताकतवर सोच बना दी, एक असली जेल, ताकि मेरे दिमाग की नकली जेल टूट जाए। उसने अपनी जिद और अपने पागलपन की हद तक जाकर मुझे मौत के किनारे से वापस खींच लिया। मैं स्टडी रूम के फ्लोर पर बैठा था, मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस सच का बोझ था जो अभी अभी मेरे सामने खुला था, और ये सोच कि अगर वो मुझे न बचाती तो शायद मैं सच में खुद को खत्म कर देता। लियू रुइयान मेरे सामने चुपचाप बैठी रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे वक्त दिया ताकि मैं सच को धीरे धीरे समझ सकूं। काफी देर बाद मैंने अपनी बाहों से आंसू पोंछे। मेरा गला बिल्कुल सूख गया था। मैंने धीरे से पूछा, तो तुम्हारी और गूचेन की शादी
सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी। लियू रुयान ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, हाँ। हम दोनों को जो चाहिए था वो मिल गया। गुचेन को लियू फैमिली की पावर चाहिए थी ताकि वो गू फैमिली में अपनी पोजीशन मजबूत कर सके, और मुझे बस एक सक्सेसफुल मैरिज का दिखावा चाहिए था ताकि असली दुश्मन बेफिक्र हो जाए और तुम और तुम्हारे दिमाग का वो सिस्टम आखिरी कदम न उठा सके। वो आगे बोली, शादी से पहले ही सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे। हनीमून सिर्फ एक बहाना था। गुचेन अपना काम करने चला गया और मैं तुम्हें वापस लेने आ गई। जब उसने कहा तुम्हें वापस लेने, तो मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई। मैंने धीरे से पूछा, तो लिन वेवे वाली सारी बातें भी तुमने ही प्लान की थी? लियू रुयान ने मना नहीं किया। वो बोली, लिन वेवई ही एक ऐसी इंसान थी जिस पर मैं थोड़ा बहुत भरोसा कर सकती थी और जिसके जरिए कुछ हिंट्स तुम तक पहुंच सकते थे। उसे पूरा सच जानने की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ सही वक्त पर सही बात बोलनी थी, जैसे आइलैंड वाली बात और 99 डेज वाली बात। उस पल सारे टुकड़े एक साथ जुड़ गए। मैं कभी भी उसकी चेस का छोटा सा पॉन नहीं था, मैं उसकी पूरी गेम का सबसे इंपॉर्टेंट पीस था, और वो अकेले पूरी गेम खेल रही थी सिर्फ मेरी तकदीर बदलने के लिए। मैं उसे देखता रहा। उसका चेहरा अब भी उतना ही खूबसूरत था, लेकिन अब वो बचपन वाली कमजोर लड़की नहीं थी। उसकी आंखें शांत थीं, मजबूत थीं, लेकिन उनके अंदर मेरे लिए एक पागलपन छुपा हुआ था। मैंने धीरे से पूछा, मेरी आवाज कांप रही थी, क्यों? मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? मुझे क्यों नहीं छोड़ दिया? अगर मैं उस फेक स्टोरी के हिसाब से चल भी देता तो मिशन के बाद मैं वैसे ही गायब हो जाता। तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता। तुम लियू फैमिली की बड़ी बेटी हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर मेरे जैसे बोझ के लिए इतना सब कुछ क्यों? लियू रुयान कुछ देर तक चुप रही। वो बस मुझे देखती रही, फिर धीरे से खड़ी हुई, स्टडी टेबल के पास गई। उसने वो फाइल खोली जिसमें पहले आइलैंड के पेपर्स रखे थे, लेकिन इस बार उसने कोई प्रॉपर्टी पेपर नहीं निकाला। उसने एक नई फाइल निकाली। उसके कवर पर सोने का ऑफिशियल लोगो बना हुआ था। वो फाइल लेकर मेरी तरफ आई, लेकिन उसने फाइल सीधा मेरे हाथ में नहीं दी, बस उसे पकड़कर मेरी तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर अजीब सी फीलिंग थी। फिर वो धीरे से बोली, शेन, मैंने कभी तुमसे नहीं पूछा कि तुम क्या चाहते हो। उसने हल्की सी सांस ली। मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें यहाँ ले आई, अपनी मर्जी से तुम्हें बंद रखा और अपनी मर्जी से तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं ये पूछना ही भूल गई कि क्या तुम भी यही चाहते थे। वो कुछ देर तक चुप रही, जैसे हर शब्द सोच कर बोल रही हो। फिर धीरे से उसने फाइल मेरे सामने जमीन पर रख दी और बोली, अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साफ है और इस पिंजरे का दरवाजा भी खुल चुका है। उसने फाइल की तरफ इशारा किया। ये आइलैंड के ट्रांसफर अग्रीमेंट है, मैं पहले ही साइन कर चुकी हूं, बस तुम साइन कर दो और अपना थंब प्रिंट लगा दो। उसके बाद ये पूरा आइलैंड और इस पर जो कुछ भी है सब कुछ कानूनी तौर पर तुम्हारा हो जाएगा। मैं बस चुपचाप उस फाइल को देखता रह गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सच में क्या कर रही थी। लियू रुयान धीरे से बोली, अब फैसला तुम्हारा है, चाहो तो यहीं रहो या चाहो तो चले जाओ। विला के पास जो बोट है उससे आइलैंड छोड़ सकते हो, या सिर्फ एक कॉल करो, लोग आकर तुम्हें ले जाएंगे। तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकते हो। वो कुछ पल रुकी, फिर बहुत शांत आवाज में बोली, यहां जो कुछ हुआ उसे भूल सकते हो, और मुझे भी बस एक बुरे सपने की तरह भूल जाना। उसकी आवाज इतनी शांत थी जैसे ये बात उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। फिर उसने धीरे से कहा, मैं अब तुम्हें यहां कभी नहीं रोकूंगी। ये कहकर वो मुड़ गई, जैसे मुझे अकेला छोड़ना चाहती हो ताकि मैं आराम से अपना फैसला कर सकूं। लेकिन जब वो मुड़ी तब मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से बंद थी कि उंगलियों के जॉइंट्स बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। वो डर रही थी, बहुत ज्यादा। ये वही लियू रुयान थी जो हर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती थी, जो कभी घबराती नहीं थी। लेकिन आज वो सिर्फ मेरे जवाब से डर रही थी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, मैं अचानक आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। उसका पूरा बदन एक पल में सख्त हो गया। वो वहीं रुक गई, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी उस फाइल पर गई, वो ट्रांसफ़र अग्रीमेंट जो मेरी आज़ादी का सिंबल था। मैंने उसे उठाया, पेन नहीं उठाया, साइन भी नहीं किया। मैंने दोनों हाथों से फाइल को पकड़ा और एक झटके में फाड़ दिया। चर्राक। स्टडी रूम की खामोशी में कागज़ फटने की आवाज़ गूंज उठी। मैंने उसे एक बार नहीं, बार बार फाड़ दिया, जब तक वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बदल गया। मैंने कागज़ के टुकड़े हवा में छोड़ दिए। वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगे और जाकर उस पुरानी फोटो के एक कोने को ढक लिया। मैं धीरे से खड़ा हुआ और लियू रुयान के बिल्कुल पीछे जाकर रुक गया।
उसका हाथ अब भी हल्का सा कांप रहा था। मैंने धीरे से दोनों बाहों से उसकी कमर को पकड़ लिया, उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और अपनी ठोड़ी उसके कंधे के पास रख दी। उसका पूरा बदन एक पल के लिए बिल्कुल जम गया, फिर हल्का सा कांपने लगा। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा। मेरी आवाज अब भी रो रो कर भारी हो चुकी थी, लेकिन हर शब्द बिल्कुल साफ था। लियू रुयान, तुम एक बात पूछना भूल गई थी कि मैं क्या चाहता हूं। मैंने उसे और जोर से अपनी बाहों में भर लिया, फिर धीरे से बोला, अब मैं खुद बताता हूं। उस सो कॉल्ड घर में मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैंने उसकी कमर को और मजबूती से पकड़ लिया। ये आइलैंड जो तुमने खरीदा, चाहे दुनिया इसे जेल कहे, मेरे लिए ये वही नया घर है जो तुमने मुझे दिया। मैं कुछ पर चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, और ये लाइफ टाइम पनिशमेंट मैं खुशी से कबूल करता हूं। उसी वक्त मुझे अपने हाथ पर कुछ गर्म बूंदें महसूस हुईं। वो लियू रुयान के आंसू थे। मैंने गहरी सांस ली और उसके कान के पास अपना आखिरी जवाब दिया, आज से मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूं,